गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है यूनिट थर्ड का नाम है ओलिफिन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स। ओलिफिन्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस और कवर अप कर चुके हैं। सो ओलिफिन्स के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था वो था इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, यूनिट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है, उसको हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। ये अल्कीन्स का नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। बात करते हैं अगर हम पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स की, तो पॉलीमर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉलीमराइजेशन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि व्हाट इज पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होंगे। तो पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स यानी कि मोनोमर यूनिट्स आपस में क्या होती हैं, आपस में कंबाइन होती हैं। सो बहुत सारी जब हम छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स को आपस में क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है, लार्ज यूनिट मिलती है, यानी कि बड़ी यूनिट्स मिलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। ठीक है। सो पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी स्मॉल छोटी यूनिट यानी कि मोनोमर यूनिट्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और जब हम उन मोनोमर यूनिट को आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हमको बड़ी यूनिट मिलती है, जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब जब हम पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, अल्कीन्स का करवाते हैं, तो अल्कीन्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें हमारी जो मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो हमारी अल्कीन होती है, अल्कीन की सबसे मोनोमर यूनिट। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम जनरली पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत छोटी सी क्लासेस से, पॉलीथीन का जो फॉर्मेशन होता है, तो पॉलीथीन के फॉर्मेशन में जो हमारी इथीन होती है वो हमारी सबसे छोटी मोनोमर यूनिट होती है। और वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, देखिए जैसे ये हमारी इथीन हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कहते हैं इथीन, है ना। सो ये हमारी मोनोमर यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। अब इसको हम N लगा दिया मतलब ये अगेन एंड अगेन क्या होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है। ठीक है, जब ये रिपीट होती जाएगी तो एक हाई मॉलिक्यूलर मास की एक चेन का फॉर्मेशन कर लेगी। देखिए किस तरीके से, CH2 इस तरीके से ये एक पूरी चेन बनती जाएगी, क्योंकि डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था आपके, ये है हो जाएंगे नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट मतलब सबसे छोटी यूनिट, और यहाँ से आपका बन जाएगा पॉलीथीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास लार्ज रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ये आपका बन गया पॉलीथीन। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, देखिए अगर हम इसकी मैकेनिज़्म की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम मैकेनिज़्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज़्म जो इसकी होती है, ठीक है, वो दो तरह की मैकेनिज़्म होती है। दो तरह की मैकेनिज़्म हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं केटाइनिक मैकेनिज़्म, एक को हम कहेंगे केटाइनिक मैकेनिज़्म, और एक हमारी होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। तो अल्कीन के अंदर दो तरह से प्रोसेस होगी, एक हो जाती है आपकी केटाइनिक मैकेनिज़्म और एक हो जाती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। ये दो तरह की होती है। अब इन दोनों ही प्रोसेस के अंदर, यानी कि केटाइनिक मैकेनिज़्म के अंदर और फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के अंदर, इन दोनों ही मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है, केटाइनिक में भी और फ्री रेडिकल के अंदर भी जो पाई बॉन्ड रहता है, कौन सा बॉन्ड रहता है, पाई बॉन्ड। ये हमारा पाई बॉन्ड है, देख लीजिए। इस पाई बॉन्ड को काय में कन्वर्जन करना है, हमें सिग्मा
सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो पॉलीमराइजेशन की कोई सी भी मैकेनिज्म हो, उसका मेन एम या टारगेट क्या होगा? उसका मेन एम या टारगेट ये होगा कि पाई बॉन्ड जो हमारे रहते हैं उसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो पाई बॉन्ड का कन्वर्जन किस में होगा? पाई बॉन्ड का कन्वर्जन सिग्मा बॉन्ड में होगा। और जब पाई बॉन्ड का कन्वर्जन सिग्मा बॉन्ड में होगा तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी, एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कैसा होता है? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन लेस एफिशिएंट होता है। ठीक है, लेस एफिशिएंट होता है, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती कैटायनिक मैकेनिज़्म की एज़ कंपेयर टू फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कैटायनिक मैकेनिज़्म के अंदर जो कैटायन होगा उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर कास्टिक हो जाता है। ठीक है, कास्टिक नेचर रहेगा, है ना? आ रही बात समझ में? अब मैं दोनों का आपको एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। कैटायनिक मैकेनिज्म का भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म के अंदर किसके साथ में रिएक्शन? इथीन की रिएक्शन हम करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो इथीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी? कैटायनिक मैकेनिज्म होगी। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर कैटायनिक मैकेनिज्म को। देखिए सबसे पहले हम H2SO4 को लेंगे। ये हमने लिया H2SO4। ये H2SO4 क्या होगा? ब्रेक होगा, H+ में ब्रेक होगा और HSO4 माइनस में ब्रेक होगा। तो सबसे पहले हमने किसको लिया? सबसे पहले हमने लिया H2SO4 को। H2SO4 को लिया और H2SO4 को हमने ब्रेक किया। किस में ब्रेक होगा? एक तो वो H+ में ब्रेक होगा, दूसरा वो HSO4 माइनस में ब्रेक होगा। सेकेंड चीज़, अब यहाँ पे H2SO4 के ब्रेकडाउन से हमको क्या मिला? देखो H+ आयन मिला। इस H+ आयन को हम यहाँ पर लेंगे और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे? अल्कीन के साथ में करवाएंगे। H+ आयन को हमने लिया यहाँ से, देखिए ये H+ आयन था, H+ आयन को ले लिया, H+ आयन को लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? अल्कीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जब यहाँ पर ये प्रोटॉन हमारा रहेगा तो ये इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा इसको काय में बदलना, पाई बॉन्ड को काय में बदलना, सिग्मा बॉन्ड में बदलना। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए ये इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पर इसके साथ में जाकर अटैच हो जाएगा। तो CH2 काय में कन्वर्ट हो गया CH3 में, और जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर था, H+ के ऊपर था, वो कहाँ पर शिफ्ट कर दिया इसने? इस CH2 के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसको हम ले लेते हैं CH3 CH2 को, है ना? CH3 CH2 देख लीजिए आप, यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, और CH2 है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको ले लेंगे हम थर्ड स्टेप में CH3 CH2, है ना? और इसकी रिएक्शन ये किसके साथ में करेगा? अगेन आपके अल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। अगेन इसने किसके ऊपर अटैक किया है? अल्कीन के ऊपर अटैक किया है। अगेन अल्कीन के ऊपर अटैक किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर अटैक किया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए CH3 फिर CH2 फिर CH2 और फिर से अगेन CH2, और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो क्या बना? CH3 CH2 CH2 CH2, और ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, है ना? अब ये जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, यही रिएक्शन कंटिन्यूअस होती है
है ना कंटिन्यूस होती रहती है। ये जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है यही कंटिन्यूस क्या होती है, होती रहती है, यही वाली रिएक्शन आपकी पर्टिकुलर। तो ये रिएक्शन जब कंटिन्यूस होगी तो ये एक चेन बना देगी जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटेड चेन। ठीक है, तो कैसे बनेगी वो चेन देखिए, जब जब ये रिएक्शन रिपीट होती रहेगी तो एक CH3CH2 यूनिट बढ़ती जा रही है। आप देखें यहाँ पर एक थी, फिर यहाँ से 2 हुई, फिर एक और बढ़ जाएगी, फिर एक और बढ़ जाएगी, तो हर बार एक CH3CH2 की यूनिट बढ़ रही है। तो इसको हम ब्रैकेट में लेके इसके नीचे क्या लिख देंगे, N लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनेटेड चेन हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ देखिए, H2SO4 और ये, सेकेंड में इसने अल्कीन के ऊपर अटैक किया, थर्ड में हमको यहाँ पर केटायन मिला, और फोर्थ के अंदर हमें फाइनली हमने अपनी चेन को क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया। अब ये वाली जो हमारी चेन है ये फाइनली किसके साथ में रिएक्शन करती है, ये फाइनली हमारे HSO4 के साथ में रिएक्शन करती है, ये देखिए इस तरीके से, और HSO4 इसके अंदर आकर क्या हो जाएगा, आकर अटैच हो जाएगा। तो H2SO4 के साथ में रिएक्शन करती है, और H2SO4 के साथ में जैसे ही यहाँ पर आकर रिएक्शन करेगी तो ये यहाँ पर आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये तो हुई आपकी कौन सी मैकेनिज़्म, कैटायनिक मैकेनिज़्म। अब हम बात करते हैं किसकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है एज़ कम्पेयर टू कैटायनिक मैकेनिज़्म। ये ज़्यादा आपकी इफ़ेक्टिव होती है। ये आप कि कैसे इनिशिएट होगी, ऑक्सीजन या और कोई फ्री रेडिकल जो कंपाउंड होते हैं जैसे कि पेरोक्साइड हो गए, इनके थ्रू ये क्या होती है, इनिशिएट होती है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल मैकेनिज़्म है, और सबसे ज़्यादा हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म का ही यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हम देखिए यहाँ पे ये हम अल्काइल ऑक्साइड का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्री रेडिकल, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, अल्कीन के साथ में करवा रहे हैं। देख सकते हैं आप, अल्कीन के साथ में हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ROCH2, और ये जो डबल बॉन्ड था एक आई में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और आप देखिएगा ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पर था वो इस पर जाकर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये RO इससे जाके जुड़ गया है, और ये बन गया आपका CH2 फ्री रेडिकल CH2। ठीक है, फिर इसको हम ले लेते हैं ROCH2 इसको हमने ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में करवा दी, वापस से CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में करवा दी, यानी कि अल्कीन के साथ में करवा दी, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में करवा दी, यानी कि अल्कीन के साथ में करवा दी है। तो ये आपका क्या बन जाएगा देखिए, ROCH2 ROCH2 और CH2 और फिर से CH2। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर भी हर स्टेप में कौन इनिशिएट हो रहा है, एक CH2 इनिशिएट हो रहा है, मतलब चेन के अंदर एक दो कार्बन आपके क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो फाइनली हम चेन को क्या कर सकते हैं, चेन को हम टर्मिनेट कर सकते हैं। जो चीज़ इंक्रीज हो रही है हमारी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, उससे हम एक फाइनल रिएक्शन बना सकते हैं, एक फाइनल टर्मिनेटेड चेन बना सकते हैं। तो एक फाइनल टर्मिनेटेड चेन यहाँ पर हमारी क्या बनेगी देखिए, RO CH2 ठीक है, CH2 का N यही बढ़ रहा है, हर स्टेप में यही बढ़ रहा है। तो ये हमने बना ली हमारी टर्मिनेटेड चेन। ठीक है, ये हमारी चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, टर्मिनेशन कर दिया। अब टर्मिनेशन करने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी दो टर्मिनेटेड चेन्स हैं, मतलब एक ये वाली और इसके साथ में एक और टर्मिनेटेड हम चेन ले लेंगे और दोनों को आपस में क्या करवा देंगे, दोनों को हम यहाँ पर आपस में रिएक्ट करवा देंगे, दोनों को आपस में ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो दोनों को हम यहाँ पर जब ये वाली चेन को और इसमें की एक और चेन, मतलब कि इस तरीके से देखिए, OR CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का हॉल N और CH2
CH2। इन दोनों को, जो हमारी 2 चेन टर्मिनेटेड थी, ठीक है, उन दोनों को हमने क्या करवा दिया, उन दोनों को हमने ज्वाइन करवा दिया। आप देख सकते हैं दोनों चेन हमने यहाँ पे ज्वाइन करवा दी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। ये आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएगी, और इससे हमारा क्या मिल जाएगा, हमको फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है और अल्कीन है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हमारा बाहर हो जाएगा, और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के बाहर होने के साथ में फाइनली हमको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल जाएगा जब हम इन दोनों रिएक्शन को मिला देंगे, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, और ये कौन सी होती है, केटायनिक मैकेनिज्म। इसको हम केटायनिक मैकेनिज्म कहते हैं, इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, और ज़्यादा एफिशिएंट होती है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसका यूज़ पॉलीमराइजेशन के अंदर होता है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन, एक तो आपको सिंपल रिएक्शन समझनी है जिसमें मोनोमर यूनिट्स होंगी, अल्कीन जो आपस में कंबाइन होकर पॉलीमराइजेशन करके एक लार्ज मॉलिक्यूलर मास का कंपाउंड बनाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इथीन हमारी मोनोमर यूनिट है, और पॉलीमर हमारा जैसे पॉलीथीन, जैसे कि मैंने आपको बोला, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमेशा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और ये 2 मैकेनिज्म से होता है, एक होती है केटायनिक मैकेनिज्म, एक होती है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी होती है, आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ज़्यादा एफिशिएंट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा हमने आपके लिए, क्योंकि हमारे चैनल पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा था, मटेरियल बहुत ज़्यादा था, कंटेंट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हमने आपके लिए एक और चैनल हमारा बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। तो अब से आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 पर मिलेंगे। तो आपको करना ये है, पर्सनल ट्यूटर 2 को जाकर सब्सक्राइब करना है, उसको लाइक करना है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको क्या करना है, शेयर करना है। तो अब हम आपको हमारे कंटेंट वाले जो वीडियोज़ हैं वो दोनों चैनल पर अवेलेबल होंगे, इसलिए आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।